हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। टैलेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, डिटेल वीडियो देखना, उसके बाद आना। और आप सभी के प्यार और कह सकते हो अपनेपन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारी टीम बड़ी खुश है, मोटिवेटेड है, मैं भी काफ़ी खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ। और आप सबके पेपर अच्छे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए और खुशी की कोई भी बात नहीं। तो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है, ये निकलता है सिलेक्शन एरर एंड मिनिमाइजिंग सिलेक्शन एरर। सिलेक्शन में एरर के रीजन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? रीजंस, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है मिनिमाइजिंग सिलेक्शन एरर, कि इन रीजन को कैसे ओवरकम किया जाए। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल इन सिलेक्शन ऑफ पीपल, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सिलेक्शन ऑफ पीपल, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल एंड हाउ टू ओवरकम देम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब सिलेक्शन में एरर क्यों क्यों हो जाती है, और बेसिक ये एरर होती ही है, और अपन इसको कैसे दूर कर सकते हैं। एज ए ट्रेनर, एज ए एचआर के बंदे अपन इसको कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन होने में सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव चेक नहीं करते हैं। सब्जेक्टिविटी, एक बंदा है जिसके थ्रू आउट 90+ रहे, 90+ रहे। दूसरा बंदा है जिसके 10th में जो थे 50% थे, लेकिन उसके बाद उसने फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया और दोनों जॉब के इंटरव्यू के लिए आया। अब सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बंदा थ्रू आउट 90% स्कोर करके रहा, और दूसरे बंदे के क्या हुआ, दूसरे बंदे के फर्स्ट में तो 60% 50% रहे 10th में, उसके बाद उसके फर्स्ट डिवीजन हुआ। दोनों सिलेक्शन के लिए आए, दोनों का इंटरव्यू टेस्ट हुआ। जिसके 50% थे उसके मोर रिलेवेंट क्वेश्चन सही थे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, और जिसके 90% थे उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो था। अब क्या हुआ कि जो रूल्स गाइडलाइन थी उसके अंदर लिखा था थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन। क्या लिखा था? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन। अब यहां पर जो कैंडिडेट ए है जिसके परसेंटेज कम है 10th में, उसके बाद वो कवर अप कर लिया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बात क्या लिख दी गई है, सब्जेक्टिविटी। यहां पर बात, रूल्स रेगुलेशन ऐसे बन गए हैं कि अब इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। टीसीएस में होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आपकी कोई बैक है वो नहीं रिक्रूट करेगी। आपके फर्स्ट डिवीजन 70% से कम है वो रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। बात क्लियर है? वो 70% से कम है, रिक्रूटमेंट नहीं होगा। आपकी कोई बैक है, रिक्रूटमेंट नहीं होगा, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। भले आप एक बार घुस जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, वो वापस से आपको फेल तक कर देंगे। समझ में आया? तो सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी, दे आर व्हेन द पीपल आर चूजिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड 10th की बात थी, और एमबीए में आप उसको जज कर रहे हो। 10th के बाद 11th 12th ग्रेजुएशन के 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, यानी 5 साल प्लस 2 ईयर्स और 7 ईयर्स, उसने ट्रिमेंडस चेंज हो जाता है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लेकिन सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। मेकिंग हैस्टी डिसीजन, हैस्टी जल्दबाजी में लिए गए या गलत डिसीजन। ए बी, हम जल्दी में था, हमको रिक्रूट करना था 500 बंदे। अब ऐसा कब होता है? जब आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा होता है तो मान लो 200 बंदों का इंटरव्यू लेना है एचआर वाले को, तो यकीन मानिए आप कोशिश कीजिएगा आपका इंटरव्यू पहले हो, आपका इंटरव्यू फर्स्ट 10 टॉप 10 के अंदर हो। क्यों? क्योंकि उस समय वो बंदा एनर्जी में रहता है, चांसेस हाई होते हैं आपके सिलेक्शन के। उस समय वो कोई जल्दबाजी में नहीं होता, कोई गलत डिसीजन वो नहीं लेता, माइंडसेट वो एक्टिव में रहता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एरर, समटाइम्स एचआर पर्सन आर ओमिट की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। अकाउंटेबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। इस कारण से क्या होता है, वो जो एसओपी उनको दी हुई होती है, जो गाइडलाइंस उनको दी हुई होती है, उसी का वो पालन करते हैं, जिससे एरर हो जाती है। मीन्स कि किसी रिटन टेस्ट में किसी के सही नंबर नहीं आए, तो भले उसके रिटर्न टेस्ट में दूसरे क्वेश्चंस के अंदर अच्छे नंबर आए, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में अच्छे नंबर आए, इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आए, डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कारण भी कितनी बार सिलेक्शन में एरर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही कौन लेगा। कल उठ के कोई बंदा लेके चले गए आप, है ना, सिलेक्शन करके लेके चले गए, और उसने वहां पर आउट ऑफ परफॉर्म नहीं किया, जो सर्टेन टास्क उसको दी गई उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एचआर की आ जाएगी। तो इसलिए वो एसओपी का पालन करते हैं। अनट्रेंड मैनेजमेंट, किसी नए रिक्रूटमेंट को आपने ट्रेनिंग के लिए भेज लिया, एमबीए एचआर का फ्रेशर का बंदा था, उसको डायरेक्ट बोल दिया कि आपको ऑपरेशनल मैनेजमेंट की हेड का रिक्रूटमेंट करना
हेड का रिक्रूटमेंट करना है, तो अनट्रेंड है वो, उसने कभी एक्टिविटी नहीं करी, एमबीए फ्रेशर है, आप चाहोगे कि वो आते ही कर दे, तो वो अनट्रेंड मैनेजमेंट है। दे आर दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, एचआर के लिए भी अच्छा नहीं होगा और जो ऑपरेशनल हेड के लिए इंटरव्यू देने आए उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रॉन्ग पीपल आर द डूइंग फॉर द हायरिंग, जिनको एचआर की एक्टिविटीज का पता नहीं, जो हेड नहीं है, अब आज हेड एब्सेंट है तो उन्होंने कहा असिस्टेंट को ले जाओ, जब असिस्टेंट को ले गए तो ये एरर आ जाती। मीन्स ये कारण है कि रॉन्ग पर्सन ऑन द राइट जॉब, रॉन्ग पर्सन ऑन द रॉन्ग जॉब, रॉन्ग पर्सन ऑन द रॉन्ग जॉब, या नॉट सेलेक्टिंग द राइट पर्सन, नॉट selection of the right person, of the right person। या तो आपने किसी गलत आदमी को सेलेक्ट कर लिया या सही आदमी को सेलेक्ट ना करा, ये दो तरीके की एरर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू ऑफन फाइंड द रॉन्ग। जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जब वहां पे मास रिक्रूटमेंट होता है, 200 जन है, 300 जन है, 400 जन है, तो उस समय जो होता है सर्टेन जो लेवल होता है रिक्रूटमेंट का वो वाइड हो जाता है, इसमें सही सिलेक्शन हो पाना टफ हो जाता है। तो दीज आर द नेचुरल प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट की अनट्रेंड हो, ठीक है, स्टाफिंग सही से नहीं करी गई हो, इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी वो लेना नहीं चाह रहे हो, फास्ट डिसीजन उन्होंने ले लिया हो, सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन ले लिया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको ओवरकम कैसे करेंगे। ओवरकम करने के लिए सिंपल से कि मैनेजमेंट को ट्रेन करना है, यही सारे पॉइंट अपन ओवरकम में देखेंगे। क्या है ओवरकम के पॉइंट, एजुकेट करो अपनी टीम को, सिखाओ कि कैसे क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कौन से पालन करना है, कौन सी, जैसे मैं मेरे कॉलेज का एग्जांपल देना चाहूँ, वहाँ का रिक्रूटमेंट स्टाफ काफ़ी बढ़िया था। मैं जॉब देने के लिए गया, तो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहाँ पर जो वैकेंसी थी वो एमबीए की नहीं थी, मीन्स कि एमबीए पास आउट की नहीं थी, एमबीए फैकल्टी की नहीं थी, देयर इज फैकल्टी फॉर बीकॉम फैकल्टी। तो मैं एमबीए के लिए अप्लाई करने गया, बट वो उन्होंने रिक्रूटमेंट में एनालिसिस करा कि एमबीए वाले को अगर अपन टास्क देंगे बीकॉम की, तो वो दोनों रिक्रूटमेंट चेक कर सकता है। अगर एमबीए कर रहा है तो वो बीकॉम को भी पढ़ाएगा और एमबीए को भी पढ़ाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। और मेरे साथ ये काफ़ी बार रहा है कि कॉस्ट कटिंग का मैटर रहता है कि एमबीए को भी पढ़ा लिया, बीकॉम को भी, और कभी बीए में भी क्लास ले ली। तो ये क्या करा गया, एजुकेट करा गया कि अगर कोई सर्टेन टास्क आ जाए, अगर कोई सर्टेन पॉइंट आ जाए, अगर कोई सर्टेन थिंग आ जाए, तो अपन को क्या करना है, अपनी टीम को एजुकेट करना है कि आपको रियल टाइम सिचुएशन में कैसे क्लियर करना है। होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी आपका, और बुरा परफॉर्मेंस करेगा तो भी आपका, एचआर के बंदों को आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, मॉडिफाई करो जॉब डिस्क्रिप्शन को, जैसे मॉडिफाई करा था जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब के बारे में डिटेल बताना। अब मैंने जैसे खुद का एग्जांपल लिया कि एमबीए की फैकल्टी के लिए मैंने अप्लाई करा था, लेकिन बीकॉम फैकल्टी के लिए था, तो मेरे को बीकॉम के लिए रख लिया गया, मॉडिफाई करा गया। एट अ टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन सर का एमबीए के अंदर क्या बीकॉम में भी रख लो, क्यों, क्योंकि टू टास्क, कभी एमबीए में यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में रिक्वायरमेंट आएगी तो वहां भी सर टेक केयर कर लेंगे। समझ में आया, दैट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट। ठीक है, मॉडिफाई करना। मेक डिसीजन ड्रिवन बाय द डेटा, यहां पर डेटा का पॉइंट आपको फिक्स रखना है। मीन्स कि अगर किसी ने अच्छा रिजल्ट नहीं लाया है तो आपको, वैसे तो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी वाला कंसेप्ट है ही, लेकिन एरर में, लेकिन आपको डेटा को फाइनल रिजल्ट मानना चाहिए, जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर हो और आपकी एक अनबायसनेस छवि आए। ठीक है, और एक प्रोसेस बना देना चाहिए जो सबको पता हो कि फर्स्ट डे आपका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में ये होगा, सेकंड डे में होगा, थर्ड डे में ये होगा, और फाइनल सिलेक्शन इस तरीके का होगा। किसी ने भी एसएसबी का इंटरव्यू दिया हो, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया हो, तो उन सबको पता है कि 5 दिन चलने वाला टफेस्ट इंटरव्यू है इंडिया का, और 5 दिन का प्रोसेस है। फर्स्ट दिन अलग एक्टिविटी, सेकंड दिन अलग एक्टिविटी, और 5 डे में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो जो ट्रांसपेरेंट हो, जो क्लियर हो, जो सबको पता हो। दैट इज द सिलेक्शन के एरर भी हैं और सिलेक्शन के सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए, आउटकम भी आपको बता दिए, और रियल टाइम अपन ने एग्जाम्पल में भी देख लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी, और जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेते हैं आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स क्या हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारे साथ भी बने रहिए। जय हिंद।